एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम इनकोडिंग्स डिस्कस करेंगे। इनकोडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेसिफिकली ट्यूरिंग मशीन्स में, इन्यूमरेटर्स में। जब हम इनकोडिंग्स कर रहे होते हैं तो आज हम इससे रेलेवेंट काफ़ी सारे एग्जांपल्स करेंगे कि हमने इनकोडिंग्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट किस तरह करना है एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग। अभी तक जितनी भी हमने बात की है तो हम एज अ इनपुट बेसिकली स्ट्रिंग्स ले रहे थे और वो स्ट्रिंग किसी न किसी अल्फाबेट के लिए हमने कौन सा सिंबल डिस्कस किया था? दिस सबमिशन इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर अल्फाबेट्स। तो दिस स्टैरिक इज बेसिकली एट द टॉप ऑफ दिस स्टैरिक मींस 0 और मोर। इसका मतलब है कि 0 और मोर, 0 ऑकरेंस भी हो सकते हैं इस अल्फाबेट में जितने भी एलिमेंट्स शामिल होंगे, और मोर मीन जितने भी ऑकरेंस पॉसिबल हों। लेट सपोज अगर सिग्मा 0 1 पे कंसिस्ट कर रहा है तो 0 1 की कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो स्टैरिक में वो बेसिकली आ रहे होते हैं। यहाँ सबमिशन किसके बराबर है जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं? ए बी सी डी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली इस अल्फाबेट सेट में है हमारे पास। अब जब हम इनकोडिंग इस पे अप्लाई करेंगे तो लेट सपोज ए को हम क्या कह रहे हैं? 0 0। इन अदर वर्ड्स ए की जब हम इनकोडिंग कर रहे हैं, ए पे जब हम इनकोडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हमने उसके लिए assumption क्या की? 0 0 की। जब हमने बी पे इनकोडिंग अप्लाई की, ई ऑफ बी मीन बी पे हमने इनकोडिंग अप्लाई की तो उसे हमने 0 1 कहा। सी पे जब हमने इनकोडिंग अप्लाई की तो इसे हमने 1 0 कहा। और डी पे जब हमने इनकोडिंग अप्लाई की तो उसे हमने ई ऑफ डी कहा और उसे 1 1 कहा। तो इन रूल्स को बेसिकली हमने जब भी हम इनकोडिंग डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और ये रूल्स फिर हमारे आइंदा क्वेश्चंस में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ अगर हम अल्फाबेट की बात करें जो कि सबमिशन है हमारे पास, तो यहाँ हमने उसे 0 1 ही होगा हमारे पास, इसीलिए इनकोडिंग ही हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 में की है, क्योंकि अल्फाबेट सबमिशन जो है हमारे पास वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है? 0 1 पे। जब हमने सबमिशन को 0 1 कहा तो सबमिशन ऑफ स्टैरिक, अगर हम सबमिशन ऑफ स्टैरिक लें तो हमें 0 1 पे भी स्टैरिक लगाना होगा। तो 0 1 स्टैरिक मीन 0 और 1 की 0 ऑकरेंस भी हो सकती है और मोर ऑकरेंस भी हो सकती है, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन 0 ऑफ 1 का आप ले लें। यहाँ हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में W1 एक स्ट्रिंग है, W2 एक स्ट्रिंग है और हमने जेनेरिक बनाने के लिए WN ऑफ स्ट्रिंग। जब हम इन तमाम स्ट्रिंग्स पे इनकोडिंग अप्लाई करेंगे तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं इनकोडिंग ऑफ W1, इनकोडिंग ऑफ W2 डॉट 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 इनकोडिंग ऑफ WN। सो ये दोनों बेसिकली आप इक्वेट कर सकते हैं और आप इसे इक्वल प्रूव भी कर सकते हैं। Now, let's suppose we have a language L. हमारे पास एक language L है जो कि सबसेट है alphabet of static, submission of static का। तो जो भी हम language यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं वो सबसेट होगी submission of, in other words, alphabet of static का। We can define a language, हम एक और language भी डिफाइन कर सकते हैं जो encoding से relevant हो और उसे हमने क्या कहा? L of E. L of E is basically language of encoding। उसमें हमने क्या करना है? तमाम स्ट्रिंग्स पे, W is basically a string, तो तमाम स्ट्रिंग पे इनकोडिंग अप्लाई करना है और ये स्ट्रिंग जो W है ये belongs to L, this particular language. So this is a proper definition whenever we want to start any question, so we have to define certain language. Designing a Turing machine for M. अगर हम किसी भी मशीन M के लिए Turing machine डिजाइन करें, are designing a Turing machine for LE, या M के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना या LE के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना, बाज़-औक़ात ये डिफिकल्ट भी होता है और बाज़-औक़ात इजी भी होता है, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, कंडीशंस पे और कौन-कौन से कंस्ट्रक्ट्स आपको गिवन है। Let's suppose we want to solve the problems. एक प्रॉब्लम है हमारे पास where the input is not only string. अभी तक हमने जितने भी इनपुट पढ़े तो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट होती है। लेट्स सपोज अब इनपुट हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में हो। ग्राफ के आपको पता है डिफरेंट नोड्स होते हैं, उन नोड्स को हम डिफरेंट एलिमेंट्स से साइन करते हैं, वो ग्राफ
ग्राफ में जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो लेट सपोज अगर इनपुट हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में हो, या लेट सपोज वो इनपुट हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होते हैं, तो however our definition only allow us input in the form of strings। अगर हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में इनपुट हो या मैट्रिक्स के फॉर्म में इनपुट हो, लेकिन हमारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में, वो हमें अलाउ करती है, वो हमें सिर्फ ये अलाउ करती हैं कि हमारे पास इनपुट किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। इट मींस हमें ग्राफ के एलिमेंट्स, इन अदर वर्ड्स ग्राफ के नोड्स को किसी न किसी तरह इनकोड करना होगा स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। हमें मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें किसी न किसी तरह इनकोड करना होगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। दिस इज यूजुअली नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, ये हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली जब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग्स बेसिकली जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ही होता है। Let us look at a few examples. कुछ examples हैं। Let's suppose we have a language. हमारे पास एक language है जिसमें एक ordered pair की फॉर्म में I और J हमने कहा हुआ है, और ये ordered pair किस रूल को फॉलो करेगा, इस रूल को इसने फॉलो करना है, I की पावर 2 I square is equal to 1। I square is equal to 1। अब I square is equal to 1 को किस तरह फॉलो करेगा, अब I और J की पेयर में लिखना है, तो ये 1 जो है ये I है हमारे पास, और ये 1 हमारे पास क्या है, J है। तो हमने इस बेसिकली रूल को फॉलो करना है। I का जो भी एलिमेंट हो जब हम उसका स्क्वायर लें तो वो J के बराबर होना चाहिए। अब हम देखें I की वैल्यू यहाँ क्या है, 1। 1 का स्क्वायर लें 1 ही आता है, और J की वैल्यू क्या है, 1। इट मींस I का स्क्वायर हमने लिया जो कि 1 आया और वो J के बराबर है। इट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। अब हम सेकेंड ऑर्डर पेयर को देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर पेयर में I की वैल्यू क्या है, 2। 2 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, 4, और वो 4 किसके बराबर है, J हमारे पास क्या है, 4। इट मींस ये 2 और 4 ऑर्डर्ड पेयर भी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को देखें, I की वैल्यू क्या है, 3। जब हम I का स्क्वायर लेंगे, इन अदर वर्ड्स 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 बनेगा, और वो 9 हमारे पास लिखा हुआ है J की फॉर्म में। इट मींस कि ये थर्ड ऑर्डर्ड पेयर भी लैंग्वेज L को फॉलो कर रहा है हमारे पास। अब अगर हम इन 3 ऑर्डर्ड पेयर को देखें, लेट सपोज हम 1 को लेते हैं, I की वैल्यू क्या है, 1। 1 का स्क्वायर लें 1 आता है जो कि 3 के बराबर नहीं है। इट मींस ये पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर इस लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर रहा। 2 5 को लें, 2 बेसिकली I है, 2 का स्क्वायर लें 4 आता है, 4 5 के बराबर नहीं है। इट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर भी L को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह 3 1 भी L को फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन L। और L हमारे पास सबसेट होगा n क्रॉस n का। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं जिसे आगे हम और एलेबोरेट करते हैं। जिस तरह अगर आप इस स्लाइड पे देखें, अब हम कुछ बिट्स बेसिकली रिजर्व रखेंगे। जिस तरह 1 1 के लिए हमने 1 1 टू रिप्रेजेंट अ 1 को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया, 1 1। जहां भी 1 हमें नजर आएगा हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे बिट्स, किन बिट से, 1 1 से। जब हमारे पास 0 होगा तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 से। और सेपरेटर हमारे पास दो नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा बेसिकली लगता है, ठीक है ना। उस कॉमे के लिए, कॉमे की जगह हमने क्या यूज करना है, 0 1। इन अदर वर्ड्स ये इनकोडिंग हो रही है, और ये इनकोडिंग आपको खुद से डिफाइन करना होती है। तो 1 के लिए हमने क्या यूज किया, 1 1। 0 के लिए हमने क्या यूज किया, 0 एंड 0। और सेपरेटर यानी कॉमा के लिए हमने क्या यूज किया, 0 और 1। अब थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। हमारे पास 2 और 4 है। सबसे पहले 2 और 4, क्योंकि डेसिमल 2 और 4 और इसके दरमियान सेपरेटर भी है हमारे पास। सबसे पहले हमने 2 का देखना है। 2 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 0। 2 का सब, क्योंकि 2 डेसिमल है आपके पास, तो 2 का जब आप बाइनरी कैलकुलेट करोगे तो 1 और 0। अब इस 1 को इनकोड करेंगे हम किस में, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि 1 को हमने किस में इनकोड करना है, 1 1 में। तो 1 की जगह हमने 1 1 लिखा है। तो यहां आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, 1 1। 0 को हमने इनकोड करना है किस में, यहां हमने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, 0 0 में।
0 को हमने 0 0 में इनकोड करना है, तो यहां देखें आपको 0 0 नजर आ रहा है। अब 2 के बाद सेपरेटर है, कॉमा। सेपरेटर के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, 0 1, तो यहां देखें आपको 0 1 नजर आ रहा है। अभी तक हमने यहां तक इनकोडिंग कर ली है। अब हमें आगे क्या मिल रहा है, 4। 4 का बाइनरी कैलकुलेट करें। 4 का जब आप बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आप इजीली 4 का बाइनरी इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज रिपीटेड डिवीजन मेथड से 2 टू द 4, यहां आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और यहां आपने क्या किया, 2 1 द 2, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो आपके पास 4 का बाइनरी क्या आया, 1 0 एंड 0। अब इस 1 को इनकोड करने के लिए हमने क्या यूज करना है, 1 1। 0 को इनकोड करने के लिए हमने क्या यूज करना है, 0 और 0। और इस 0 को इनकोड करने के लिए हमने क्या यूज करना है, 0 और 0। अब देखते हैं कि क्या ये है 1 1 0 0 0 0। होपफुली आपको ये इनकोडिंग की टेक्निक समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करके 1 के लिए हमने खुद से इनकोडिंग बिट्स रखी हुई हैं। 0 के लिए हमने खुद से इनकोडिंग करके उसे 0 0 उसके लिए डिफाइन किया हुआ है। फिर सेपरेटर के लिए ऑलरेडी हमने 0 1 कहा था, तो आपको सेपरेटर का 0 1 नजर आ रहा है। फिर उसके बाद 4 रहता है, तो 4 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 1 0 0। 1 के लिए हमने क्या यूज किया, 1 1। फिर 0 के लिए हमने क्या यूज किया, 0 0। फिर 0 के लिए हमने क्या यूज किया, 0 0, और यहां हमने पेस्ट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली वी कैन इनकोड 2 4 टू दिस। जब आप 2 4 को इनकोड करेंगे तो इन रूल्स के मुताबिक आपके पास ये स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए। वी रिप्रेजेंट द इनकोडिंग ऑफ अ पेयर। जब भी ij को हम, लेट सपोज दिस इज ij इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। जब आप इस पे इनकोडिंग अप्लाई करेंगे तो दिस इज द नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर इनकोडिंग। तो याद रखें ये इनकोडिंग की नोटेशन है। कैपिटल L हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज थी। अगर हम इनकोडेड लैंग्वेज देखें तो उसे हमने क्या कहा, L डैश कहा। तो L डैश, अब हमने ij पे क्या अप्लाई किया, इनकोडिंग अप्लाई की, और इनकोडिंग किस रूल को फॉलो कर रही है, I square is equal to j। तो दिस इज अ लैंग्वेज ओवर, दिस इज बेसिकली योर सबमिशन, जिसे हमने अल्फाबेट कहा, 0 1 के बराबर है और 0 1 की पावर स्टार है। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको, इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, लेकिन ये जितनी भी डिस्कशन है ये आपको समझ आ गई होगी। Now let us look at another example. Let's suppose D हमारे पास एक सेट है और वो कैपिटल A के बराबर है। Now कैपिटल A is a matrix। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर का है, n क्रॉस n ऑर्डर का है, विद इंटीजर एंट्रीज। और इस मैट्रिक्स में एंट्रीज जो हमारे पास हैं वो इंटीजर्स की हैं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये एक एग्जाम्पल हमने की है। अब इससे रेलेवेंट फर्दर इसे एलैबोरेट करते हैं। अब यहां देखें, यहां एक मैट्रिक्स आपके पास है जो कि 2 by 2 ऑर्डर का है। इसमें 2 रोज हैं आपके पास और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो में आपको 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। सेकंड रो में आपको 3 और 6 मिल रहा है। अब इसको जरा एलैबोरेट करते हैं कि अब जब इस मैट्रिक्स को हमने बेसिकली स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हमें इनपुट चाहिए। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हमारे पास इनपुट आएगी तो सबसे पहले हमने इनकोडिंग करके उसको स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो हम किस तरह करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने इस मैट्रिक्स पे इनकोडिंग सिंबल लगा दिया, क्योंकि ये अब स्ट्रिंग्स के बराबर है। ये स्ट्रिंग आपने किस तरह एक्सेस किया इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लिखें। आपने 2 लिखा, आपने 5 लिखा, आपने 3 लिखा, आपने 6 लिखा। हमने इन चारों एलिमेंट्स को सेपरेटर कॉमा के साथ सेपरेट किया। दिस कॉमा इज बेसिकली अ सेपरेटर। नाउ कुछ रूल्स हमने इसके लिए भी डिफाइन करने हैं। 0 के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन रखी है, ये चीज आपने याद रखनी है, 0 0। 1 के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन रखी है, 1 1। और सेपरेटर के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन रखी है, 0 एंड 1। तो ये 3 रूल्स को यूज करके हमने उसी तरह हर चीज सॉल्व करनी है। हम 2 के लिए सबसे पहले करते हैं
2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 और 0 आ जाएगा। 1 के लिए हमने 1 1 डिफाइन किया था और 0 के लिए हमने 0 0 डिफाइन किया था। तो आप देखें आपको यहाँ 1 1 भी नजर आ रहा है और 0 0 भी नजर आ रहा है। 2 के बाद आपको ये कॉमन नजर आ रहा है, सेपरेटर जिसे कहते हैं, और सेपरेटर के लिए हमने 0 1 डिफाइन किया था तो आपको 0 1 नजर आ रहा है। तो दिस इज दी फर्स्ट 2 कॉमा तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम 5 को सॉल्व करते हैं। 5 को सबसे पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास 1 0 1 आएगा। 1 0 1 इसने आपको आउटपुट देनी है। अब 1 के लिए हमने इनकोडिंग सिंबल कौन सा यूज किया था? 1 के लिए हमने 1 1 यूज किया था। 0 के लिए हमने इनकोडिंग सिंबल कौन सा यूज किया था? 0 और 0 यूज किया था। फिर 1 के लिए हमने 1 1 यूज किया था और फिर उसके बाद सेपरेटर आ जाता है। तो आपको ये वाला 1 1 पहले नजर आ रहा है, 1 वाला, फिर आपको 0 0 नजर आ रहा है, फिर आपको 1 1 नजर आ रहा है, एंड दिस इज बेसिकली द सेपरेटर। और उसके बाद कॉमा है ना 5 के बाद, तो 0 1 इज बेसिकली द सेपरेटर। तो ये आपने 5 कॉमा को सॉल्व कर लिया है। अब आपने इसी तरह 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब आप 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 1 1 1 को आप जब इनकोडिंग करेंगे तो यहां भी 1 1 आ जाएगा और यहां भी 1 1 आ जाएगा। तो ये 1 1 पहले वाला 1 है और ये 1 1 दूसरे वाला 1 1 है। एंड दिस 0 1 इज अ सेपरेटर। ये वाला कॉमा है, दिस वन। अब हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 6। अब हमने सबसे पहले 6 का बाइनरी देखना है। 6 का बाइनरी देखना है तो वो 1 1 0 आएगा। 1 1 0। तो 1 को जब इनकोड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। 1 के लिए हमने इनकोडिंग सिंबल्स कौन से रखे हैं? 1 1। और 0 के लिए 0 0 रखे हैं। आप देखें यहाँ 1 1 1 1 और 0 0। So this is basically the complete representation when you encode any matrix. This particular matrix basically, when you encode this matrix, so with the help of these rules, these encoding symbols, तो आपके पास string की फॉर्म में इनपुट आएगी। Hopefully ये टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। Now we can define the following language. जब हम ये रूल सीख गए हैं कि हमने मैट्रिक्स की से स्ट्रिंग्स किस तरह जनरेट करनी है, तो अब हमने D डैश को इनकोडिंग सेट कहना है, क्योंकि जब हम इनकोडिंग अप्लाई कर देंगे तो D को जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, D डैश कहा। अब A मैट्रिक्स है तो उस पर आपको इनकोडिंग के सिंबल नजर आ रहे हैं और बाकी रूल वही है। A is basically a matrix, n cross n, ऑर्डर है उसका with integer entries and determinant of A is equal to 0. Now, if you have input in the form of graph, let's suppose अभी पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स की फॉर्म में थी, लेकिन हमारे मशीन्स को बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग्स के फॉर्म में चाहिए होती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। तो उसका हमने प्रोसीजर देखा कि उसे किस तरह कन्वर्ट करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास इनपुट ग्राफ्स की फॉर्म में हो तो हमने उसे स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना है। अब जब आप स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्रोसीजर हम देखेंगे। These are basically the nodes 1 2 3 and 4. These are nodes. अब देखें हमारे पास 1 से 2 तक हम जा सकते हैं, 2 से फिर 3 तक हम आ सकते हैं। एक सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूं। 1 से हम 2 तक जा सकते हैं, 2 से हम 3 तक आ सकते हैं, 3 से हम 1 तक जा सकते हैं और 1 से हम 4 तक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है तमाम नोड्स को ट्रेवर्स करने की। नेक्स्ट स्लाइड पे इसे फर्दर एलेबोरेट करते हैं। अब देखें कुछ रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली हमें करनी होगी। एज अ होल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4। और फिर मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड पे डिफाइन किया, 1 से आप 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप 1 पे गए, 1 से आप 4 पे गए। तो इस तरह आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए और आपने तमाम नोड्स को ट्रेवर्स भी कर दिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोड्स आपके पास ज्यादा हैं, नंबर ऑफ फिगर्स आपके पास ज्यादा हैं, तो आपने 3 बिट्स की कॉम्बिनेशन से लिया। आपने क्योंकि ब्रैकेट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, सेपरेटर भी, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस भी हमें नजर आ रहे हैं, सेपरेटर भी हमें नजर आ रहा है, एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास। तो इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखी? 101।
ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखी? 110। सेपरेटर के लिए 011, 0 के लिए 000 एंड 1 के लिए 111। तो अब हमने 3 बिट्स की कॉम्बिनेशन से चलना है। नाउ आपने उसी तरह करना है कि आपने 1 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सेपरेटर। अब अगर हम इसे यहां से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस है। ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए हमने 101 रखा हुआ है। ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए हमने 110, सॉरी, ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए हमने 110 रखा, तो दिस इज बेसिकली योर ओपनिंग पैरेंथेसिस। उसके बाद आपको 1 नजर आ रहा है। 1 के लिए हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखी? 111। ये आपको 1 की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। और उसके बाद हमने सेपरेटर के लिए कौन सी? 011। सेपरेटर के लिए हमने 011। तो ये 1 कॉमा तक हमारी सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद जब हम 2 को एलेबोरेट करेंगे तो 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका बाइनरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका बाइनरी क्या है? 10। 1 के लिए हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखी? 111। आपको 111 नजर आ रहा है। 0 के लिए हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन रखी? 000। और उसके बाद आपको सेपरेटर नजर आ रहा है, तो सेपरेटर के लिए हमने 011, 011। तो यहां तक आपको क्या हो गया? बेसिकली 2 कॉमा तक हो गया। होपफुली आप इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हम मुख्तलिफ सिंबल्स के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशंस बेसिकली पहले जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद इन केस अगर कोई डेसिमल नंबर हमारे पास है तो उसका बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, और फिर हर इंडिविजुअल बिट के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है, और इस तरह प्रोसीजर को फॉलो करके हम स्ट्रिंग्स की फॉर्म में इनपुट जनरेट करते हैं। नाउ हम उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। सपोज वी हैव अ लैंग्वेज एल, जी इज बेसिकली अ ग्राफ। हम प्रीवियस स्लाइड से जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जी इज कनेक्टेड, इट मींस तमाम नोड्स आपस में कनेक्टेड है। आप जब इसी ग्राफ पे इनकोडिंग अप्लाई करेंगे तो वो एल डैश के नोटेशन हमने उसके लिए यूज किए हुए हैं। आप जब इस ग्राफ पे इनकोडिंग अप्लाई करेंगे तो हमने ये वाले सिंबल यूज किए, और जी इज कनेक्टेड उसकी प्रॉपर्टी है। दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। कंप्यूटर साइंटिस्ट बेसिकली, अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें तो हम मोस्टली चीजों को जीरोस एंड वंस में कैलकुलेट करते हैं। नाउ हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने हिल्बर्ट्स 10th प्रॉब्लम से रेलेवेंट डिस्कशन की थी। हिल्बर्ट 10th प्रॉब्लम वाज अबाउट डायफेंटाइन इक्वेशंस। हमने डायफेंटाइन इक्वेशंस को काफी डिटेल से देखा था, और इससे रेलेवेंट 2-3 मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। अब हमने बेसिकली हिल्बर्ट 10th प्रॉब्लम को बेस बना के डिवाइस इन एल्गोरिदम, हमने एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करना है that would decide if a multivariate polynomial has integrate roots। अब multivariate polynomial क्या होते हैं? वो polynomials, वो functions जिसमें एक से ज्यादा variables आपको नजर आए। देखें, मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल आपके सामने है। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में आपको x भी नजर आ रहा है, आपको y भी नजर आ रहा है, और आपको z भी नजर आ रहा है। तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स जब आपको किसी पॉलिनोमियल में मिले तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। नाउ we have to devise an algorithm that would decide if a multivariate polynomial has integral roots। हमने ये देखना है कि क्या मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और क्या वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ये चीज हमने डिफाइन करनी है। नाउ हिल्बर्ट आस्क्ड टू स्टडी द लैंग्वेज। हिल्बर्ट ने बेसिकली कहा कि इस चीज को स्टडी करना चाहिए। तो अब जब हम इस पॉलिनोमियल पे इनकोडिंग अप्लाई करेंगे तो हमने इसे इस नोटेशन में लिखा, P is a polynomial with integral roots. Is there a Turing machine that halts on all inputs? क्या ऐसी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है जो किसी भी इनपुट पे हॉल्ट करे? इट मींस हमारे पास मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल हो, और मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल के क्या हमेशा इंटीग्रल रूट्स रहेंगे? इंटीग्रल रूट्स मीन के x, y, z की हम ऐसी वैल्यू पुट करें और ये पॉलिनोमियल उसे एक्सेप्ट करे। इट मींस हमारे पास 0 वैल्यू आ जाए, तो उन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये रूट बन जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि x, y, z की हमेशा हम जो भी वैल्यू पुट करें तो वो इसके इंटीग्रल रूट्स हों।
ठीक है, विद इंटीग्रल रूट्स, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हमेशा हमारी ट्यूरिंग मशीन जो है वो हॉल्ट नहीं करी ऑन ऑल इनपुट्स, ये पॉसिबल नहीं है। L of m is equal to h. h is not decidable, यही चीज जो हमने, और ये किस थ्योरम ने बेसिकली प्रूव किया? मेटाजेसेविक थ्योरम ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा h आपके पास डिसाइडेबल हो, हमेशा h डिसाइडेबल नहीं हो सकता। यानी x y z की कोई भी वैल्यू पुट करने से इसने आपको इंटीग्रल रूट्स नहीं देने। There is no Turing machine M that halts on all inputs, तो it's not possible। और ये 1970 में मेटाजेसेविक थ्योरम के जरिए प्रूफ कर दिया गया था। Now मेटाजेसेविक थ्योरम कहता है, लेट लुक एट अ सिंपल लैंग्वेज h1, लेट सपोज हमारे पास जो हमने h से एक्सट्रैक्ट की है, जब हमने उसकी इनकोडिंग अप्लाई की, p is a polynomial in x। Now मेटाजेसेविक थ्योरम कहता है कि तमाम वैल्यूज पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन x y z की कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिस पे इस पॉलिनोमियल के हैज एन इंटीग्रल रूट्स। तो x बेसिकली एक स्ट्रिंग है या कुछ पॉसिबल, p इज अ पॉलिनोमियल इन x। अब हमने कुछ पॉसिबल वैल्यूज ली एंड हैज एन इंटीग्रल रूट, तो ये चीज पॉसिबल है। लेट्स सी दैट h1 इज ट्यूरिंग डिसाइडेबल। Now, here is the description of a Turing machine. अब Turing machine की डिस्क्रिप्शन की तरफ हम आते हैं। कोई भी इनपुट हमने पॉलिनोमियल दिया, हमने i की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए उसे देखा। एवेल्युएट द पॉली, इस स्टेप में हमने पॉलिनोमियल को एवेल्युएट किया x की i की पॉजिटिव वैल्यू के लिए और i की नेगेटिव वैल्यू के लिए। इफ इट एवेल्युएट्स टू 0, हमारी ट्यूरिंग मशीन उसे एक्सेप्ट कर जाएगी। अगर हमारे पास 0 आउटपुट नहीं आता तो हमारी ट्यूरिंग मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सिंपल बात यह है कि कुछ वैल्यूज के लिए तो ये पॉसिबल है, लेकिन i की तमाम वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा आपको इंटीग्रल रूट्स उसके जनरेट करके दे। नाउ हाउ टू डिस्क्राइब अ ट्यूरिंग मशीन। जब भी हम ट्यूरिंग मशीन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास 3 वेज होते हैं। एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, एक इंप्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, और एक हमारे पास हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है। तो हमने बेसिकली फॉर्मल डिस्क्रिप्शन, तो ट्यूरिंग मशीन जब हमने स्टार्ट किया था तो ट्यूरिंग मशीन में हमने फॉर्मल डिस्क्रिप्शन उसकी देखी थी। आज हम देखेंगे कि फॉर्मल डिस्क्रिप्शन क्या है, इंप्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या चीजें बेसिकली देख रहे होते हैं, और हमारे पास हाई लेवल डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई द होल ट्यूरिंग मशीन। हमें पूरा का पूरा ट्यूरिंग मशीन स्पेसिफाई करना होता है यूजिंग दी 7 थिंग्स। हमारे पास कैपिटल Q नंबर ऑफ स्टेट्स होने चाहिए, हमारे पास सबमिशन अल्फाबेट होना चाहिए, हमारे पास गैमा वर्क अल्फाबेट होना चाहिए, हमारे पास इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग स्टेट होनी चाहिए, हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होनी चाहिए, हमारे पास रिजेक्टिंग स्टेट होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली फॉर्मल डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। जब भी आपसे किसी ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डिस्क्रिप्शन का पूछा जाएगा तो आपको ये चीजें डिफाइन करनी है लाजमी। अब जब हम इंप्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो इंप्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में हमें इन दिस यू रेफर टू द टेप्स, हमें टेप्स को देखना है। टेप्स कौन कौन से, हमारे पास इनपुट टेप है, हमारे पास वर्क टेप है, और हमारे पास आउटपुट टेप है। तो जब हम इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें क्या देखना है, हमारे जहन में टेप्स का कंसेप्ट आना चाहिए ट्यूरिंग मशीन के, एंड एक्सप्लेन हाउ इट मूव्स। और जब हमारे पास कोई ट्रांजिशन होगी तो हमारे टेप ने क्या लेफ्ट पे मूव करना है, राइट पे मूव करना है, और ये टास्क उसने परफॉर्म किस तरह करने हैं। तो हम हमारे इंप्लीमेंटेशन डिस्क्रिप्शन जब हम देखेंगे तो हमारे जहन में एक तो टेप्स आने चाहिए और उन टेप्स के हेड्स की मूवमेंट आनी चाहिए कि वो किस तरह मूव करेंगे। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। एक लैंग्वेज है हमारे पास जिसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है कि W is a string and that is separated from another string with the help of hash sign।
तो जब हम इसे स्कैन करेंगे, जब हमारा ट्यूरिंग मशीन इसे स्कैन करेगा तो हमेशा W1 is a subset, W1 belongs to W बेसिकली। तो W1 उसके बाद हैश को उसने स्कैन करना है और फिर W2 को स्कैन करना है। W belongs to 0 1 basically, where W1 W2 also belong to 0 1 static, or in other words make sure there is only one hash in the input. So हमने ये देखना है कि जब हम इस लैंग्वेज से जनरेट किए हुए स्ट्रिंग्स को स्कैन करें तो हमने ये देखना है कि इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक हैश लाजमी हो हमारे पास। zigzag mean scan zigzag over the input match symbols W1 and W2। तो हमने W1 और W2 में लाजमी मैचिंग सिंबल्स भी देखने हैं। If all symbols match then accept, अगर दोनों सिंबल्स मैच कर जाते हैं तो आपने एक्सेप्ट करना है। If any symbol fails to match then you have to reject. So this is basically your implementation sort of detail. Now the third point and most important point is high level description. हाई लेवल डिस्क्रिप्शन में हम हमेशा एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं। जब भी हम ट्यूरिंग मशीन कर रहे होते हैं तो ट्यूरिंग मशीन के बैक एंड पे भी कोई ना कोई एल्गोरिदम चल रहा होता है। वो कंसेप्ट चल रहा होता है कि जिस कंसेप्ट के बेस पे उस ट्यूरिंग मशीन ने काम करना है। वी सिंपली गिव सूडो कोड फॉर द एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम के बिहाफ पे जस्ट सूडो कोड दे देते हैं। सूडो कोड जस्ट फॉर्मल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। सपोज वी विश टू शो दैट हमें बेसिकली इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर शो करना है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हम ऑलरेडी एज एन एग्जांपल कर चुके हैं। इनकोडेड सिंबल है हमारे पास और आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे रूल है फॉर सम आई जिसे फॉलो किया जा रहा है। तो अब हम अगर हमने इसका सूडो कोड जनरेट करना है हाई लेवल डिस्क्रिप्शन के लिए तो हमने इसे ऑन इनपुट जे हमने स्टेप्स डिफाइन करने हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to j चेक if I square is equal to j if it is accept, if it is, अगर ये दोनों इक्वेट कर जाते हैं तो आपने एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। तो बेसिकली आपने ये एल्गोरिदम के फॉर्म में इस लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ दीज 4 स्टेप्स। होपफुली ये 3 डिस्क्रिप्शंस आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much.